नाज़रीन आदाब। दूरदर्शन के मकबूल प्रोग्राम बज़्म में आपका इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर आज़म आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे जिनका नाम है कैफ भोपाली। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोगों की वजह से शहर का नाम हो, या कई बार ऐसा था कि लोगों की पहचान उसके शहर से होती है और कुछ लोग शहर की खुद पहचान बन जाते हैं। कैफ भोपाली एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनकी वजह से भोपाल जाना और पहचाना जाता है, और शायरी के तवस्सुत से दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ शायरी समझी जाती है, जहाँ शायरी पढ़ी जाती है, जहाँ शेर समझा जाता है, अगर कहीं भोपाल की बात होती है तो कैफ की भी बात होती है। लिहाजा कैफ और कैफ भोपाली लाजिम व मलजूम हैं, और एक ऐसी शख्सियत जिनको भोपाल वालों पर को बहुत नाज है कि एक हमारे इस शहर का एक ऐसा सितारा जो दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, आपने बहुत सारे उनके अशार सुने होंगे, मसलन कि कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हवाओं ने हिलाया होगा, और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा के देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। और जो मशहूर तरीन फ़िल्में हैं, पाकीज़ा एक फ़िल्म थी, रज़िया सुल्तान एक फ़िल्म थी, और उसी तरह से शंकर हुसैन एक फ़िल्म थी। उसके मशहूर नगमे, अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, और ये कारनामा यह था कि चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर चांद के हमने वहाँ पे जाके सबकत हासिल की और वहाँ पे अपना झंडा गाड़ा। उन दिनों में एक गाना बहुत वायरल हुआ, मुमकिन है कि आपके भी मोबाइल पर या आपने भी टेलीविज़न पर देखा होगा, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। गोया कैफ भोपाली का ये जो अमर गीत है वो फिर से दोबारा लोगों के जहनों में ताज़ा हो गया, और ये मीम जो है वायरल हुआ। ये भी कैफ भोपाली का ही कारनामा था, उन्हीं का नगमा का एक हिस्सा था। इसके अलावा जगजीत सिंह जैसी अजीम शख्सियत ने उनके बहुत सारी गज़लें गाई हैं, मसलन तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, और झूम के जब रिंदों ने पिला दी। तो ये वाला, ये सारे की सारी गज़लें जो हैं आपने सुनी होंगी। तो ये वो शख्सियत है जिनको हम कैफ भोपाली कहते हैं। कैफ भोपाली के बारे में ये कहा जाता है आगोश मादर में ही उनकी तरबियत शुरू हुई थी, क्योंकि उनकी वालिदा मोहतरमा भी एक बड़ी अच्छी शायरा थी और आजिज़ तखल्लुस रखती थी, मनक़बत और ज़्यादातर नातिया कलाम कहती थी। और उन्हीं के साथ जो कहना चाहिए तो इस तरह से जो एक विरासत हम कह सकते हैं कि कैफ भोपाली को विरासत में शायरी मिली। जहाँ तक उनके जो पहले कलाम की बात है, जो पहली किताब उनकी आती है वो किताब होती है हुसैन और कायनात। 1947 में उन्होंने लिखी थी, तक़सीम हिंद से नाला होते हुए। वो किताबचे की शक्ल में वो शाया भी हुई। 1949 में उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी थी और बाकायदा तरक्की पसंद तहरीक से वो जुड़ गए थे। उसके बाद उनकी जो तसनीफ़ात आई उनका मैं आगे ज़िक्र करूँगा, लेकिन वो ये थे कि बिल्कुल उनका तेवर शुरू से ही बाग़ियाना था, और किसी की मतलब जो भी हो मज़हब की मजहबी जो कटमुल्लापन है या उसके जो ठेकेदार हैं या सियासी ठेकेदार हैं, उन्हीं के मुंह पर उनकी बातें कर देते थे, उनके ख़िलाफ़ बातें कर देते थे। वो तरक्की पसंदों में इस तरह के जाले शख्सियत के तौर पर थे, जिसकी वजह से उनको कई बार गिरफ़्तारी का भी साबिक़ा पड़ा। तो एक बतौर शायर उनकी कामयाबी ये रही कि जिस मुशायरे में भी चले जाए, जिस मुशायरे में, तो वो उस मुशायरा कामयाबी की मंजिलों को छू लेता था। गोया वो मुशायरे की कामयाबी की एक ज़मानत भी हुआ करते थे। उनकी किताबों में हुसैन और कायनात 1947 में, शोले हर्फ 1957 में, मफ़हूमुल कुरान 16 पारों का उन्होंने उर्दू में बेहतरीन तर्जुमा किया है, जो कई मदरसों में भी अभी तक भी इस्तेमाल पढ़ाया जाता है। कुए बुता 1963 में, और हिना हिना 1971 में। उसके बाद आहंगे कैफ और चांद के पार और दिगर उनकी कुल्लियात के तौर पर इंतखाबात बहुत सारे इदारों ने शाये किया है, और ज़ाहिर है कि उससे अपनी एक कमाई भी वो कर रहे हैं, क्योंकि एक मकबूल तरीन शायर के कलाम को उन्होंने यकजा किया। आज हम उन पर गुफ्तगू करने के लिए जिस शख्सियत को हम लोगों ने ज़हमत दी है वो मोहतरमा परवीन कैफ साहिबा हैं, जो अपने आप में एक मोतबर शायरा हैं और कैफ भोपाली साहब के साहबजादी हैं। तो ये हमारा इत्तफ़ाक़ है, हुस्न इत्तफ़ाक़ कहिए कि आज हमने उन्हें मदऊ किया और हमारी उन्होंने दरख्वास्त को कबूल की। उनसे मज़ीद गुफ्तगू उनके वालिद साहब के बारे में करेंगे।
और इसी ज़िम्न में उनके अपने शहरी सफ़र की भी बात होगी। मैं दोस्तों बता दूं कि ये कैब भोपाली से मेरा अपना तो ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं हो पाया, क्योंकि जिस वक्त मैं भोपाल में आया वो इंतकाल फरमा चुके थे। लेकिन मैं इनके बारे में ये कह सकता हूँ कि इनकी बहुत सारी गज़लें और जो अंदाज़ इनका उसलूब है मोहतरमा परवीन कैफ साहब का, इस कदर मकबूल है कि इनके बाकायदा क्या नाम है ऑडियोज़ जो हैं वायरल होते रहते हैं। एक ऑडियो मुझे भी आया था, दुबई से किसी ने भेजा था, मैंने फिर इनको दिया था और ये बड़ी खुश हुई थी कि आज के ज़माने में लोग जो जहाँ पे किसी के काम को लोग छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, वहाँ पे आपने बड़ी फ़राख दिली का सबूत दिया। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं परवीन कैफ साहिबा, जो एक मुस्तनद शायरा हैं और बहुत सारे इनामों इकराम से आप नवाजी भी चाह चुकी हैं। लेकिन आज हम जो मरकज़ हमारा रहेगा वो मरकज़ कैफ भोपाली की शख्सियत पर रहेगा। तो मोहतरमा आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है परवीन कैफ साहिबा। हम लोग यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो शख्सियत के बारे में बात करते हैं वो आपके वालिद तो ज़रूर थे, लेकिन वो हम सब के थे, क्योंकि जब आदमी इस पाए का हो जाता है तो वो सबका हो जाता है। तो लिहाजा जितना हक़ आपका है वो यकीनन आपका हक़ है, वो मौरूसी हक़ है, वो बायोलॉजिकल हक़ है, लेकिन हम सब लोगों पर जो एक समाजी हक़ जो है और एक अदबी जो हक़ है वो कैफ साहब हमारे भी उतने ही हैं जितने आपके हैं, जितने हक़ किसी भोपाली के हैं, जितने किसी अदीब के हैं, जितने कि क्या नाम है पूरे अदबी दुनिया के हैं। तो ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना और आपसे ही बात करना एक बहुत ही मज़ेदार एक पहलू हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये ख़बर है कि कैफ भोपाली साहब ने किस उम्र में पहला शेर कहा होगा? जी, जहाँ तक मुझे मालूम है वो कहा करते थे कि मैंने 13 साल की उम्र में एक शेर कहा था। ओके। हाँ, अक्सर व बेशतर ये सुनने में आता है कि लोगों ने 12 साल 13 साल, और हद तो ये होती कि कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक दे लिया कि वो तंज़िया हम लोग कह देते कि नाल कटते ही शेर कहना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल यहाँ 12-13 साल की है और 12-13 साल में कम से कम कुछ नहीं तो ज़हनी तरबियत ऐसी हो जाती है उन लोगों की जिनके घरों में अदबी माहौल होता है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि उनकी वालिदा साहिबा ख़ुद एक शायरा थी और उस ज़माने के सहर साहब से वो बाकायदा इस्लाह लेती थी। तो ज़ाहिर है कि वो उनकी परवरिश, उनकी तरबियत में शेर कहना कोई बड़ी बात उनके लिए 13 साल में एक ताज्जुब ख़ेज़ बात नहीं हुई। अच्छा, उनके तालीम के बारे में कुछ आपको कुछ बताना नहीं, उस चाहेंगे? ज़माने के आम घरानों में जो होता था कि तालीम घर में ही हुआ करती थी, जी जी तो जी। घर में ही तालीम उन्होंने हासिल की। ओके। उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, अरबी अच्छा सब अच्छा। उन्होंने घर में ही हाँ सीखी। हाँ, यकीनन यकीनन उनकी जो है बात की शायरी से अंदाज़ा होता है कि जिस तरह से उन्होंने अरबी के अल्फाज भी और जिस तरह से उन्होंने फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल किए, इससे लगता है कि इन दोनों ज़बानों पर भी उनको अबूर हासिल था। और हिंदी के अल्फाज तो खैर थे ही थे, और बहुत सारे ऐसे अशार हैं जिनमें हिंदी के बड़े खूबसूरत अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या नाम है, आपने जो आप जब उनको बाकायदा एक शायर के तौर पर मकबूल जब हो गए थे, आपकी क्या उम्र रही होगी? मुझे तो ये याद ही नहीं कि मेरी उम्र क्या होगी, लेकिन बस हाँ, जब ज़रा भी होश संभाला तो मशारे और कैफ भोपाली, जहाँ भी जाते थे कैफ भोपाली का नाम, उनके दोस्त आ रहे हैं, मशारे हो रहे हैं। और मशारों में उनकी मकबूलियत का ये हाल था कि 40-40 गज़लें एक एक मशारे में पढ़ते अच्छा, थे। लोग मतलब और एक बात मशहूर हो गई थी कि एक और हो गई, और वो एक और कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। अच्छा अच्छा, एक मैंने और देखा है कि एक साहब ने तो उनको पकड़ के उनके कपड़े पकड़ लिए कि हम आपको उठने नहीं देंगे। भोपाल में ही सदर मंजिल में मशारा था। जी हाँ, तो मैंने खुद आंखों से क्या बात है, क्या बात है। मैंने भी, मेरा ख्याल है नारंग साकी ने एक किताब तरतीब दी है जो जिसमें शोरा और अदीबों के लताइफ शामिल हैं। उनमें भी इनके बहुत सारे लतीफ़े हमने पढ़े हैं या इन पर होने वाले दिलचस्प वाक़यात सुने हैं। आपको कुछ ऐसा कुछ आपके जहन में अगर सरदस कुछ आ रहा हो जो कोई एक दिलचस्प वाक़या हो तो आप बताएं। जी, एक मशारा हो रहा था कहीं, तो यहाँ एक जैन साहब थे शायर, जी। तो उन्होंने शेर पढ़ा कि हम चषक मस्तियों से भर देंगे, हम चषक मस्तियों से भर देंगे, घिर के आएगी जब घटा काली। तो अब्बा ने कहा कि सुनो, इसको चषक की जगह मशक कर लो। अच्छा है। चषक बड़ी छोटा जगह मिल प्याला जाएगी। होता है तो बड़ी अच्छा जगह मिल अच्छा, जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो फौरन कह दिया करते थे। देखिए, बिल्कुल हम काफ़िया लफ्ज़ उन्होंने डाल दिया और उसी वज़न का लफ्ज़ उन्होंने, ये बरजस्तगी होती है जो हमारे पुराने शायरों के पास थी कि फ़ौरन लगे हाथों जो इस्लाह भी करते थे वो मानी खेज़ होता था। आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि क्या उन्होंने
कभी किसी की शागिर्दी इस्तेमाल की, या तलमीज़ुर रहमान जो कहा जाता है कि शायर तो अल्लाह का ही शागिर्द होता है, वो उसी वो रॉ की बात थी, या उन्होंने किसी की बाकायदा शागिर्दी इस्तेमाल की नहीं थी? नहीं, बाकायदा तो क्या, वैसे भी उन्होंने किसी को नहीं दिखाया कभी कलाम, बल्कि किसी ने देखा भी था तो उन्होंने इस्लाह की, तो इनको वो इस्लाह पसंद नहीं आई। अच्छा, तो उन्होंने जब से छोड़ दिया फिर खुद ही सब सीख के अपने उससे किया, उनके कोई उस्ताद ओके नहीं। ओके। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि हम कुछ शेर लिख के ले जाते हैं, हमारी फ़िक्र कुछ और होती है, और जब वो उस्ताद तक जाती है तो वो उसके संवारते संवारते कुछ ऐसा कर देता है कि वो शेर बिल्कुल नामानुस हो जाता है। जो मेरी फ़िक्र है वो कहीं और अनका हो जाती है, गायब हो जाती है, और कुछ नया नया शेर आ जाता है। तो इससे बहुत सारे लोग सेटिस्फाई नहीं होते। यही आपके वालिद साहब के साथ हुआ कि वो उस्ताद से बिल्कुल उनकी इस्लाह से उनकी बात कहीं कहीं चली गई, ख़त्म हो गई, या छुप गई, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तो जो कहूँगा मैं ख़ुद कहूँगा। और तो गोया उन्होंने खुद ही अपने आप को मतलब इस लायक बना लिया कि इस्लाह की ज़रूरत ना हो। जी जी, बहुत अच्छा। तो ये कुछ याद है आपको कि पहली इस्लाह के लिए वो कहाँ गए होंगे, कि किससे नहीं, ये तो उस मुझे समय? नाम याद नहीं है किसको दिखाया था उन्होंने। अच्छा, चूँकि आपका एक खानवादा जो है अदबी खानवादा, तो आपके घर कुछ उस ज़माने के मासिर जो बड़े बड़े शुअरा और अदीब थे, वो कुछ याद है कि आप कौन कौन लोग आते थे, या किन किन से आपकी ज़ाती मुलाकात हुई आपके वालिद साहब के तवस्सुस से? जी, हमारे रफ़तुल हुसैन साहब आया करते थे, आप अक्सर तो आते ही थे। जी जी। और ताज भोपाली, वकील भोपाली साहब, शेरी भोपाली, ये सब आया करते थे। हम्म। सभी शोरा से क्या मुलाकात उनके थी। ज़माने में भी आपने शायरी शुरू कर दी थी? नहीं, अब्बा ने को पसंद नहीं थी। मैंने भी 8वीं क्लास 7वें 8वें में गज़ल लिखी थी, तो मैंने जब उन्हें ले जाके दिखाई तो उन्होंने फाड़ दी और कहा कि नहीं, तुम कहानी लिखा करो। अच्छा। तो मेरे मामू जो सुन रहे थे, हाँ हाँ। ये सब देख रहे थे, उन्होंने उन्हें बहुत डांटा अच्छा। कि आपने उसका दिल तोड़ दिया, उसकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए, जी जी। आपने ये क्या किया। तो जब से मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं छुप छुप के करती रही। ये तकरीबन कितना अरसा कब आपकी उम्र ये क्या रही होगी? ये मैं 8वीं क्लास में थी, 14-15 साल की 14-15 उम्र साल में, गोया कि वालिद साहब की विरासत को इन्होंने भी कायम रखा, और 13-14 साल की उम्र में ये भी कुछ कहने लगी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि शायरों का जो माहौल है, या गज़ल के माहौल में जहाँ तक औरतों की शायरी की बात है, अक्सर बहुत अच्छी नज़रों से पुराने ज़माने में नहीं देखा जाता था। अब तो ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, और निसाई शायरी जो है, निसाई शायरी भी उतनी ही ज़्यादा तवाना हो गई है जितनी कि शायरों के का कलाम। तो इसलिए अब कोई बात नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में ये सूरत हाल थी, महलका चंदा से हो या लुत्फ़ निसा इम्तियाज़ साहिबा से हो, ये लोग शायरी करती थीं, लेकिन मर्द बन के शायरी करती थी। उनका जो उसलूब होता था वो शायर के तौर पर होता था, वो एक पहचान नहीं होती थी कि साहब एक औरत की शायरी है। ये तो बाद में आने के बाद क्या नाम है, ये 19वीं बल्कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में औरतों को इस्तेहकाम समझ में आया, और उन्होंने अपने बाकायदा एक निसाई शायरी के तौर पर शुरू की थी। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि उन्होंने ये कहा और अफसानों की तरफ राग़िब होने के कहा। लेकिन चूँकि शायरी आप चुनती नहीं हैं, बल्कि शायरी आपको चुनती है, और खुदादाद सलाहियत होती है, अल्लाह मियाँ देते हैं, तो वो कभी छुपती छुपाती नहीं है। लिहाजा वही आपके साथ हुआ, वालिद के सामने आपने भले ही अशार नहीं कहे, या कहे तो दिखाए नहीं, लेकिन आप चुपके चुपके शायरी करती रहीं। तो मुझे कुछ ये बताएं कि साहब ये एक क्या कितना दौर रहा होगा उनकी इस तरह से शायरी की मकबूलियत का, और उनके साथ ये जो आपने अभी नाम गिनाए सब भोपाल के मकामी लोगों के हैं, बड़े लोगों का, या जो बड़े लोगों से मुराद बड़े ये भी थे, लेकिन वो लोग जो बैनुल अक़वामी शोहरत के हों या आलमी शोहरत के, आई मीन क्या नाम है, मुल्क गिर शोहरत के लोग थे, उन लोगों के साथ कहीं आपका, या किसी मुशायरे में आपको साथ ले गए कहीं जहाँ लोगों से मिलवाया? नहीं, वो तो नहीं ले जाते थे, लेकिन मैं खुद जहाँ जाती थी, अब जैसे 94 में मैं वहाँ गई थी दुबई, तो वहाँ मेरी तमाम बड़े शोहरा से मुलाकात हुई। और एक बात बहुत बड़ी थी कि वहाँ इंडो पाक से अकेली मैं थी, खातून में। अच्छा, खातून। जी हाँ, शायरात कोई नहीं थी, सिर्फ अकेली मैं थी। आपने नुमाइंदगी की थी। जी, तो वहाँ तमाम बड़े बड़े शोहरा थे, पाकिस्तान के, इंडिया के। बशीर बद्र साहब थे, बशीर बद्र साहब ज़रूर आया करते थे हमारे घर, जो बशीर शादियों बद्र में आते भी। थे, जी, वेरी गुड। तो आप ये बताएं कि आप किस बात से ज़्यादा खुश हैं, एक बतौर शायरा अपनी पहचान से, या कैब भोपाली की बेटी के नाम से? नहीं, उनके एक नाम अजीब सा से सवाल मैंने ट्विस्ट किया है, आप इस सवाल का जवाब दें। नहीं, मुझे ज़्यादा खुशी उनकी बेटी होने से। उनकी बेटी होने से। तो ये देखिए, एक सआदतमंद बेटी का एक जो फ़र्ज़ है, वो कहती है हमारी पहचान तो क्या पहचान, औलाद की पहचान
कोई पहचान नहीं होती। और आप ज़रा तस्वीर को और सामने कर लें ताकि हमारे नाजरीन भी अच्छी तरह से देख लें। और सादतमंद औलाद ऐसी होती है। कोई अगर उनका कोई मशहूर शेर आप अगर खराज के तौर पर आप पेश करना चाहें जो आपके जहन में आ रहा हो। मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, जी आखिर में उनके बहुत सारे चुनिंदा अशार पढ़ूंगा मैं, और वो मैं लोगों को दिलाऊंगा एहसास कि देखिए कैसे कैसे अशार कैफ ने कहे हैं। आप देखिए मैं 10-12 शेर पढ़ूंगा उनके, लेकिन आपके जहन में जो उनका सबसे पसंदीदा शेर या जो उनकी पहचान का शेर है वो आपसे दरख्वास्त है। मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, मैं कदे मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। शहर में ये कम जब नहीं। भोपाल में इंडिया में शराबबंदी हो रही थी तब उन्होंने अच्छा कहा। अच्छा, एक तंज किया था शराबबंदी में कि बंद कर दो। हाँ, तो दोस्तों फिल्मी सफ़र भी उनका बहुत ही अजीब है। देखिए कि कितनी अजीब बात है कि एक शायर जो कुरान मजीद के 16 पारों का बाकायदा उर्दू में तर्जुमा करता है और अपने रासिखुल अकायद होने का एक सबूत देता है, वो शख्स फिल्मों में भी नगमे लिखता है। तो ये अदीब जो होता है या शायर होता है, उसकी ज़िंदगी के कितनी उतार चढ़ाव नशेब व फराज होते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ का तयन नहीं कर सकते। उसका जहन है वो जिस तरफ मायल हो जाए, वो मौक़े हैं जो जिस तरह के मौक़े मिल जाएँ। लिहाजा उन्होंने न सिर्फ कुरान शरीफ के तर्जुमे किए बल्कि बाकायदा फ़िल्मों में नगमे लिखे। पहली फ़िल्म आपको कुछ याद है? जी, पहली फिल्म थी उनकी दायरा, अच्छा। जिसमें उन्होंने भजन लिखा अच्छा, था भजन कि भजन देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। अरे क्या ये बात उनका है। भजन। हाँ देखिए भजनों के बारे में आप जानते ही हैं कि फिल्मों में भजनों का बड़ा रोल रहता था। और एक भजन एक रासिखुल अक़ीदा एक ऐसे मुस्लिम के हाथों उसके कलम से जिसने कुरान के भी 16 पारे वो किए हैं, क्या नाम है, मंजूम। तर्जुमे किए हैं, मंजूम तर्जुमे किए हैं, उस शख्स से भजन भी। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये जो एक जहती है, एक जो इम्तियाज़ है, एक जो ये हम आहंगी है, ये हिंदुस्तान की देन है कि एक शख्स कुरान के तर्जुमे भी कर रहा है और फिल्मों में नगमे भी लिख रहा है, और सिर्फ नगमे नहीं लिख रहा है बल्कि बाकायदा भजन भी लिख रहा है ना। तो ये है। तो और कुछ कोई फिल्मों में आप जो आप देखें, कौन कौन सी मशहूर फिल्मों के कुछ? पाकीज़ा का तो बहुत मशहूर गीत चलो दिलदार चलो चलो है। मैंने जिक्र ही किया। हाँ, तीरे नज़र देखेंगे, तीरे नज़र ज़ख्म जिगर देखेंगे। जी, देखेंगे, जी, जी। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। और मैं बता दूं कि मौसम में आशिकाना, ये भी मौसम उन्हीं में, का था। अच्छा, मौसम में आशिकाना। आशिकाना। ओके। और शंकर हुसैन का कहीं एक मासूम अच्छा नाजुक सी, ये उन्हीं का है जी। अरे वाह हम तो मशारों में उनसे सुनते थे। अच्छा, मैंने किसी और नाम जी, से पढ़ा था किसी तो और नाम वो। से, उनके बेटे के नाम से, कमाल साहब के, ओके। लेकिन उनकी किताबों में भी है हाँ, शुरू से ही। अरे रे रे रे। हाँ जी, ये वो था। तो और इसके अलावा उसका रज़िया सुल्तान के रज़िया गीत थे सुल्तान का खुदा वाला जो एक। जी। हाँ। और शंकर हुसैन, रज़िया सुल्तान। और गोया एक देखिए। बात रुखसती की बात मैं बताऊंगी, एक जी, जी। डोली है उनकी, हाँ। मेरे प्यारे बाबुल तुम्हारी दुहाई, आज मैं हो रही हूँ पराई। ओके। हाँ हाँ। आज मैं हो रही हूँ पराई, पराई। प्यारे बाबुल तुम्हारी दुहाई, मेरी जामन न अम्बा है मेरा, मेरे भैया ये सब कुछ है तेरा। क्या बात और है, मेरी गुड़ियाँ रहेंगी अकेली, मुझसे बिछड़े बहन और भाई, प्यारे बाबुल तुम्हारी दुहाई। तो ये फिल्म पाकीज़ा के लिए रिकॉर्ड की गई है लता मंगेशकर की आवाज़ में, लेकिन फिल्म में नहीं आ सकती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कैफ भोपाली साहब को जो हम लोग यहाँ खराज पेश कर रहे हैं, वो कुछ और ज़्यादा आपको तवक्को थी कि ऐसी शख्सियत को और ज़्यादा अच्छे से पेश करना था, या एक ऐसी शख्सियत थी जिसको उतना ड्यू नहीं मिला, उतना ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिला, या वो एजाज़ या वो उससे महरूम रहे जो उससे जो डिज़र्व करते थे, ऐसा महसूस होता है? या ऐसा लगता है कि नहीं, जो कुछ हुआ, जितना भी उनको मिला बहुत ही काफ़ी था और बहुत अपने हुनर के लायक उनको सब कुछ मिला? क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो खुद इस बात से नाला रहते थे कि वो जो कुछ लिखते थे, फिल्मों में भी जो गीत लिखते थे तो मुआवजा तो उन्हें मिल जाता था, लेकिन वो दूसरों के नाम से आ जाते थे। इस बात से उन्हें बड़ी तकलीफ होती जी जी जी। और जी, वो और जी। अगर वो जीते रहते तो और इससे अच्छा भी कर सकते थे, बहुत अच्छा। गोया कि समझौता जो है कई जगहों पर करना पड़ता है, अपना कलाम भी किसी को देना पड़ता है और सुनना पड़ता है, और किस कदर दिल को तकलीफ़ होती होगी कि उनका लिखा कलाम किसी और के नाम से मशहूर हो रहा है। तो यकीनन ये बहुत ही दुखदाई होता है एक अदीब के लिए, लेकिन वो मजबूरियाँ और लाचारियाँ क्या रही होंगी वो तो वो शख्स ही जानता है।
और वो ये चाहते थे कि मैं सिर्फ कमाल साहब की फिल्म में काम लिखूं, जी, जी, काम जी, करूं। जी, बहुत जी। ऑफर आते थे दूसरों दूसरों के के, तो नहीं करते थे। लेकिन वो समझते थे कि बस कमाल अमरोही कोई फिल्म हाँ, बनाना यकीनन चाहिए। यकीनन आप सही कह रही हैं। इतने मशहूर नगमे जी। लिखने वाले के लिए तो लाइन लग गई होगी बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों की वो शर्तें होती हैं कि मैं काम करूंगा तो फलां की करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो दोस्तों, जो कैफ भोपाली की जो योम पैदाइश है 20 फरवरी 1917 और योम वफ़ात है 24 जुलाई 1991। तो हम लोग जिस शख्सियत पर इतनी गुफ्तगू कर रहे थे, अगर उनके कुछ अशार आपको ना सुनाऊं, और वो अशार जो मशहूर ज़माना हैं, जो ज़रबुल मसल बन चुके हैं, तो बात अधूरी रह जाती है। तो जी चाहता है कि मैं कुछ अशार आपके सामने गोश गुजार करूं। कुछ अशार का कलेक्शन मैं ले आया हूं, मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप सुनिए। और मोहतरमा से भी कहूँगा कि अगर उनको भी याद आते जाएं तो वो भी अशारा यहाँ पेश करेंगे। ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां, मजबूरियां, तन्हाइयाँ। ये बहुत मशहूर गज़ल है जिसमें इसी तरह के उन्होंने कवाफ़ी इस्तेमाल किए हैं। तो ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां, मजबूरियां, तन्हाइयाँ। दाग दुनिया ने दिए, ज़ख्म ज़माने से मिले। दाग दुनिया ने दिए, ज़ख्म ज़माने से मिले। हमको तोहफ़े ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। आगे कहते हैं, तुझे कौन जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तेरा हुस्न कुछ नहीं था मेरी शायरी से पहले। और कौन आएगा, मैं पढ़ी चुका हूँ कि कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा। मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। ये बहुत मशहूर शेर अक्सर बेशतर आप सुनते रहते होंगे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। वाह। और कहते हैं, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता वाह। है। साया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त का। देखिए कितने अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है कि जो लोग बड़े होते हैं उनसे क्या उनके क्या हालात होते हैं। जैसे कभी हमने सुना था, फल लागे अति दूर, है ना, तो वही वाले बात है कि साया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त का, उम्मीद बांधिए न बड़े आदमी के साथ, वाह। है कोई काम नहीं आता। अब माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, कि माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, हमको दुनिया ने ये दो वक्त सुहाने मिले। हमको दुनिया में ये दो वक्त सुहाने मिले। एक नया ज़ख्म मिला, एक नई उम्र मिली, जब किसी शहर में कुछ यार पुराने मिले। वाह। और एक कमी थी, देखिए ये भी बहुत मशहूर शेर, एक कमी थी ताजमहल में, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। वाह। और इधर आ रकीब मेरे मेरे, मैं तुझे गले लगा लूँ। इधर आ रकीब मेरे, मैं तुझे गले लगा लूँ। मेरा इश्क बेमज़ा वाह। था तेरी दुश्मनी वाह। से पहले। और वो कि तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है। वाह। देखिए वाह। वाह। बहुत आसान लफ्ज़ों में भी कितनी बड़ी बातें कही जा सकती कि तुझसे मिलकर इमली मीठी लगती है, और तुझसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है। वाह। वाह। और जनाब कैफ ये दिल्ली है मीरो गालिब की। जनाब कैफ ये दिल्ली है मीरो गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियाँ नहीं वाह। चलती। और मुझको मुस्कुरा मुस्कुरा कर न देखो, मेरे साथ तुम भी हो रुसवाइयों वाह। में। वाह। और जिस दिन मेरी जबीं किसी वाह। दहलीज पर वाह। झुके, वाह। वाह। उस दिन खुदा शिगाफ मेरे सर में डाल वाह। दे। वाह। जी, वो दिन भी हाय क्या दिन थे। देखिए ये शेर देखिए, जो मैं कौमी यकजहती का शेर कह रहा था, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत होती थी उसका एक आप देखिए मंज़र, क्या खूबसूरत मंज़र खींचा है कि वो दिन भी हाय क्या दिन थे, जब अपना भी ताल्लुक़ था दशहरे से, दिवाली से, बसंतों से, बाहर से। वाह। बहारों वाह। से। वाह। वाह। और चाहता हूँ फूंक दूँ शहर को, शहर में उनका उनका भी घर है, क्या कर क्या करूँ। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अशार हैं उनके। चार जानिब देखकर सच बोलिए, आदमी फिरते हैं सरकारी बहुत। और मैं कशो आगे बढ़ो, तिश्ना लबो आगे बढ़ो, अपना हक मांगा नहीं जाता, छीना वाह। जाए वाह। है। वाह। तो इस तरह के जो अशार आप देखते हैं, इस तरह बागियाना तेवर के अशार, ज़ाहिर है तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ने के बाद इस तरह के अशार उन्होंने बहुत कहे, और ये अशार आज भी उतने ही असर रखते हैं। और इस तरह से होते होते मैं एक ख़ता जो लिखा था, जो उन्होंने भी एक लिखा कि न सिर्फ उन्होंने एक नस्ल को बल्कि आज की नस्ल को भी उन्होंने मुतासिर किया। उन्होंने ख़ुद लिखा था कि ज़ौक़ सफ़र की कसम
अज़्म जवां की कसम, मौत हमें आएगी और मरेंगे ना हम। देखिए वो वाकई नहीं मरे, आज भी हम उन पर गुफ्तगू करते हैं। और तमाम शोरा को खराज के तौर पर मैंने एक कभी कथा लिखा था, देखिए कि वो तो शाहों के भी महकूम नहीं होते हैं, वो तो शाहों के भी महकूम नहीं होते हैं, वक्त के हाथों भी मादूम नहीं होते हैं, जिंदा रहते हैं वो मरकर भी किताबों में सदा, क्योंकि शायर कभी मरहूम नहीं वाह होते हैं। वाह 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 वाह, यहाँ बहुत दोस्तों मरहूम से मुराद मौत से लिया है, मुर्दा से लिया है। मरहूम तो एक सिफत है, अल्लाह रहमत फरमाता है, लेकिन यहाँ उमूमी तौर से मरहूम के लफ्ज़ी माने में मर जाने के है। तो शायर कभी मरता नहीं, वो हमेशा अपनी किताबों में ज़िंदा रहता है। कैब भोपाली ने भी खुद कहा था कि मैं मरूंगा नहीं, मर के भी नहीं मरूंगा। इसी तरह से बहुत सारे शोरा कहते थे, और यकीनन वो मरते इसलिए नहीं है कि रहती दुनिया तक उनका कलाम रहता है, रहती दुनिया तक उनकी किताबें मौजूद रहती हैं, और अपनी किताबों में, अपने कलाम में वो ज़िंदा रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा परवीन कैफ साहिबा कि आज आप तशरीफ़ लाई हमारे इस बज़्म के प्रोग्राम में, जो दूरदर्शन का एक मकबूल तरीन प्रोग्राम है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दीजिए डॉक्टर आज़म को, फिर किसी महफिल में, फिर बज़्म की आपकी मुलाकात होगी हमसे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।